गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है आयनिक सॉलिड, जिसके पार्ट नंबर 4 तक हमने कर लिया। आज हम पार्ट नंबर 5 की बात कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में या पार्ट नंबर 4 के अंदर हम त्रुटियों से संबंधित बात कर रहे थे। जालक त्रुटियाँ या जालक दोष एक क्रिस्टलीय संरचना के अंदर धनायन और ऋणायन एक पैकिंग फॉर्म के अंदर होते हैं। उनमें किसी न किसी कारण से धनायन का बाहर निकलना, धनायन रिक्तिका का बनना, अंतरकाश में धनायन का आना, ऋणायन का बाहर निकलना, ऋणायन रिक्तिका का बनना या अंतरकाश में ऋणायन का आना, इस आधार पर कुछ न कुछ त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, जिसको जालक त्रुटि या जालक दोष नाम दिया जाता है। तो हमारा जो त्रुटियां चल रही थी हमारी जालक दोष या जालक त्रुटियां या जालक त्रुटियां, ये हम पढ़ रहे थे, जहाँ पर हमने इन जालक त्रुटियों को 2 भागों में डिवाइड करके और इन जालक त्रुटियों से संबंधित हमने कुछ बातें कर ली थी। इसके अलावा कुछ हम एक प्रकार से अन्य त्रुटियों की बात करें, अन्य त्रुटियों की बात करें। इसी के अंदर अन्य त्रुटियों की जब हम बात करते हैं तो मान लो हमारे पास कोई भी क्रिस्टल जालक संरचना है और उसके अंदर हम किसी रासायनिक पदार्थ को मिला दें, तो उस रासायनिक पदार्थ के मिलाने से जो त्रुटियां आती हैं उन्हें रासायनिक जालक त्रुटियां, रासायनिक अशुद्धियां कह सकते हैं। जैसे हमारे पास, मैं पहले इसका डायग्राम बना लेती हूँ, उसके बाद में हम इस चीज़ को समझेंगे। ये था निकल ऑक्साइड। हमारे पास में निकल ऑक्साइड की क्रिस्टल जालक संरचना थी। उसके अंदर निकल ऑक्साइड को जब हम काम में लेते हैं तो निकल ऑक्साइड जो होता है वो हल्के रंग का विद्युत रोधी पदार्थ माना जाता है, अपनी क्रिस्टलीय फॉर्म में व्यवस्थित होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा लिथियम ऑक्साइड डाल देते हैं, और लिथियम ऑक्साइड डालते हैं तो ये क्या करता है, हल्के रंग से गहरे स्लेटी कलर का हो जाता है। क्योंकि जब हमने लिथियम डाला ना तो निकल के स्थान पर कौन आ गया, लिथियम आ गया। लेकिन इसके धनायन की पोजीशन को सही रखने के लिए Na+2 की जगह +3 आ गया। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की वजह से ये क्रिस्टल जो होता है वो आवेशित हो जाता है, उससे आयन इधर उधर गति करने लगते हैं
और ये अर्धचालक की तरह व्यवहार करने लगता है और P प्रकार के अर्धचालक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। तो ये किसके कारण हुआ? रासायनिक अशुद्धि के कारण हुआ, क्योंकि हमारे पास निकल ऑक्साइड क्रिस्टलीय फॉर्म में व्यवस्थित था, लेकिन हमने उसके अंदर लिथियम ऑक्साइड डाल दिया। तो लिथियम ऑक्साइड एक रासायनिक पदार्थ है और लिथियम ऑक्साइड एक रासायनिक पदार्थ के डालने से ये कंडीशन उत्पन्न हुई, तो इसलिए इसको रासायनिक अशुद्धियाँ कहा जाता है। इसके साथ ही हमारी जो जालक दोष या जालक त्रुटियों वाला टॉपिक है वो पूरा हो गया। उसके बाद में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से इस चैप्टर से हमेशा आता है, जालक ऊर्जा व बोर्न हैबर साइकिल, बोर्न हैबर चक्कर, ये दो टॉपिक हैं, बोर्न हैबर चक्कर और जालक ऊर्जा, जिसमें से हम सबसे पहले क्या करेंगे? जालक ऊर्जा को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? जालक ऊर्जा को पढ़ेंगे। ठीक है, जालक ऊर्जा और बोर्न हैबर चक्कर को बाद में करेंगे, पहले जालक ऊर्जा और उसके प्रभावित करने वाले कारक को। वैसे ये दोनों एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है, तो वैसे इनको साथ में भी देख लेते हैं। तो देखिए जालक ऊर्जा क्या होती है। अब देखो, जालक बनने के लिए या जालक को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा होती है वो जालक ऊर्जा होती है। हम कोई भी क्रिस्टल जालक बना रहे हैं और क्रिस्टल जालक बनाने के बाद में कुछ ऊर्जा निकलेगी तो वो जालक ऊर्जा हो जाएगी। और हम क्रिस्टल जालक को आयनों में, क्रिस्टलीय संरचना को आयनों में तोड़ देंगे तो उसके लिए हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो वो भी जालक ऊर्जा ही होगी। तो जालक ऊर्जा और बोर्न हैबर चक्कर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जालक ऊर्जा क्या होती है? एक क्रिस्टलीय जालक संरचना, यह एक क्रिस्टल बनने के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है वो जालक ऊर्जा, और एक क्रिस्टल को तोड़कर आयनों को मुक्त करते हैं, आयनों को बनाते हैं, तो उस टाइम हमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो जालक ऊर्जा होती है। क्योंकि बोर्न हैबर साइकिल के द्वारा भी हम जालक ऊर्जा को ज्ञात करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक बड़े क्वेश्चन के रूप में लगभग हमेशा ही पेपर में आते हैं। तो कोई भी क्रिस्टल होता है उनमें आयनों का संकुलन होता है, उनके प्रत्येक आयन जुड़ता है तो कुछ न कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा को क्या बोला जाता है? जालक ऊर्जा बोला जाता है। आयनिक क्रिस्टल बनाने के लिए हमें जालक ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जालक ऊर्जा जो होती है वो आयनिक क्रिस्टल की स्टेबिलिटी को भी बताती है, जिसको हम जनरली किससे शो करते हैं? U से शो किया जाता है, जिसको जनरली U से शो करते हैं, कैपिटल U से शो किया जाता है इसको। तो हमारे पास कोई भी गैसीय आयन है और उससे हमें क्या करना है? क्रिस्टल बनाना है। तो गैसीय आयनों के पहली कंडीशन तो ये हो गई कि हमारे पास जालक ऊर्जा को पहले तो हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? गैसीय आयनों के एक मोल से क्रिस्टल बनाने के दौरान मुक्त ऊर्जा जालक ऊर्जा होती है। क्या होती है? जालक ऊर्जा होती है। यानी एक हमने आयन्स लिए गैसीय आयन, एक तो हमारे पास में M पॉजिटिव है, ठीक है, ये एक मोल है, और दूसरा हमारे पास X नेगेटिव है, ये भी एक मोल है। इन दोनों को जोड़ रहे हैं हम और क्या बना रहे हैं? MX बना रहे हैं, एक मोल आयनिक क्रिस्टल बना रहे हैं हम, और इसके साथ में जो ऊर्जा निकलती है उसे U से शो करते हैं, तो वो क्या होती है? जालक ऊर्जा होती है। इसके अलावा दूसरा ये हो जाएगा, एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल को
1 मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल को आयनों में मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जालक ऊर्जा होती है। या तो हम क्या करें, आयंस को जोड़ करके क्रिस्टल बना लें, तब तो ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी। और या फिर हम आयनिक क्रिस्टल ले लें और इसको हम आयनों में तोड़ें तो कुछ ऊर्जा हमें चाहिएगी यहाँ पर, तो M पॉजिटिव और X नेगेटिव में टूट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि चाहे हम क्रिस्टल को लेकर उसको तोड़ें, चाहे आयंस को लेकर के क्रिस्टल बनाएं, दोनों ही कंडीशन में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा होती है जालक ऊर्जा। क्योंकि आयनिक ठोस जो होते हैं ना, वो बहुत अधिक स्थायी होते हैं, जिनको तोड़ने के लिए भी ऊर्जा चाहिए और बनाने के दौरान ऊर्जा मुक्त होगी। बड़े क्रिस्टलीय आकार में अगर कोई भी आयनिक ठोस है तो उन आयनिक ठोस के बनने के दौरान कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा मुक्त होती है। जितनी ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगी वो आयनिक क्रिस्टल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो जालक ऊर्जा ज्ञात करने की विधियाँ हैं हमारे पास। 2 विधियों को काम में लेते हैं, एक है सैद्धांतिक विधि और दूसरी है प्रायोगिक विधि। जालक ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है तो उसके लिए 2 विधियां काम में लेते हैं, एक तो सैद्धांतिक विधि, लिखी लिखाई विधि, और प्रायोगिक विधि के अंदर हम प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, बोर्न समीकरण काम में लेंगे भी हम। तो एक तो बोर्न समीकरण में सीधा ही मान रख करके सैद्धांतिक रूप से हम जालक ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं, और प्रायोगिक विधि के अंदर क्या करते हैं, अपने बोर्न हैबर साइकिल को काम में लेते हैं, बोर्न हैबर चक्र को काम में लेते हैं और उस बोर्न हैबर चक्र से गुजर करके प्रैक्टिकली वैल्यू रख करके और हम जालक ऊर्जा ज्ञात करते हैं, तो वो होती है प्रायोगिक विधि। तो इन दोनों विधियों से हम जालक ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। बोर्न समीकरण का उपयोग करके हम जालक ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास में एक क्रिस्टल बनाना है, हमें एक आयनिक क्रिस्टल बनाना है, और उस आयनिक क्रिस्टल को बनाने के लिए हमें 2 विपरीत आवेशित आयन चाहिए, एक धनायन हो हमारे पास में, एक ऋणायन हो। वो दोनों एक दूसरे के समीप आएंगे, वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तब भी हम क्रिस्टल बना सकते हैं, और तब भी उस दौरान क्या होगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो जब एक धनायन और ऋणायन को पास में लाया जाता है या धनायन ऋणायन पास में आते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा समीप भी नहीं आने चाहिए। बहुत ज़्यादा समीप आने पर उनमें प्रतिकर्षण भी लगने लग जाता है। तो 2 बल काम करते हैं, एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। तो उसके आधार पर हम स्थितिज ऊर्जा को दर्शाने के लिए एक बोर्न समीकरण काम में लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा को दर्शाने के लिए स्थितिज ऊर्जा को दर्शाने के लिए बोर्न समीकरण काम में ली जाती है। बोर्न समीकरण काम में ली जाती है। अब बोर्न समीकरण का यूज करते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है। उस समीकरण के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ली जाती है इस बोर्न समीकरण को, जिसके अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों को शो किया जाता है। जैसे Z1 Z2 E² अपॉन में D।
ये लिया जाता है प्लस बी ई की स्क्वायर बटा में डी एन, ये लिया जाता है। यहाँ पर जो Z1 और Z2 है वो तो क्या है, Z1 और Z2 जो है वो क्या है, आयनों के आवेश हैं, आयनों पर आवेश, जो आवेश है आयनों के ऊपर उनको शो करते हैं अपने। और E जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और D जो है वो किसको शो करता है, दूरी को, डिस्टेंस को, या दो नाभिकों के बीच की दूरी को। अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, दो नाभिकों के बीच की दूरी को, दो नाभिकों के बीच की दूरी को, दो नाभिकों के बीच की दूरी को भी शो किया जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी Z1 Z2 स्क्वायर पौन में D, B स्क्वायर पौन में DN। और B यहाँ पर क्या है, प्रतिकर्षण गुणांक है। B क्या है, प्रतिकर्षण गुणांक है। और N जो है वो बोर्न एक्सपोनेंट है, ये क्या है, बोर्न एक्सपोनेंट है। तो ये हमारी बोर्न समीकरण थी किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इस समीकरण को हम काम में लेते हैं, N जो है वो बोर्न एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, N की वैल्यू निकालनी है। N की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो हमारे पास NaCl है, ठीक है, या हमारे पास LiCl है, इसके लिए N की वैल्यू निकालते हैं। LiCl M इसके लिए 5 होती है, इसके लिए 7/2, 5 2 12, N की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी Cl का 9 होता है भाई, 14, तो 7 आ गई, ठीक है। और इधर सोडियम है, सोडियम के लिए इसकी वैल्यू तो कितनी होती है, 7, और Cl की अभी की थी हमने 9 होती है, तो 16 और 8, तो N का मान यहाँ तो 8 आ गया, और यहाँ N का मान क्या आ गया, 7। तो D की पावर N लगी हुई ना, वहाँ पर D की पावर 7 या D की पावर 8 कर सकते हैं हम। ये समीकरण नंबर 1 मानी जाती है। समीकरण 1 उस ऊर्जा को दर्शाती है जो एक धनायन या ऋणायन अनंत दूरी पर स्थित होते हैं। उनके अंदर 2 बल कार्य करते हैं, एक आकर्षण बल और एक प्रतिकर्षण बल। ये तो किसको शो कर रहा है, आकर्षण बल को, और ये किसको शो कर रहा है, प्रतिकर्षण बल को। एक तो आकर्षण को शो कर रहा है और दूसरा किसको शो कर रहा है, प्रतिकर्षण को शो कर रहा है। इसके अलावा हम एक डायग्राम भी देखते हैं। एक क्रिस्टल जालक संरचना की फॉर्म में इसको इस प्रकार शो किया जाता है। ये हमारे पास इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ये नहीं आएगा बीच में, ये नहीं आएगा, ठीक है। नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से डिस्टेंस, फिर यहाँ से डिस्टेंस, फिर यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस,
और यहाँ से डिस्टेंस रखा जाता है। और उस डिस्टेंस को रखने का तरीका, जैसे हमारे पास में जो क्रिस्टल जालक संरचना की फॉर्म में इसको रखा जाता है, और क्रिस्टल जालक संरचना की फॉर्म में एक यहाँ पर भी इस तरीके से बनाया जाता है, और इस तरीके से एक पॉइंट यहाँ रखा जाता है। जैसे इसको 2D, इसको √3D, 2D, D और √ यहाँ से इसको √3D, इसको 5D और इसको 6D और इसको 4D, इस प्रकार रखा जाता है। ये एक जालक संरचना की फॉर्म होती है जिसको अपने कोई करना ज़रूरी नहीं है। तो जो सबसे पहले D, फिर √2D, फिर 3D, फिर 5D, 6D, ये फॉर्म होती है वो 6D होती है भाई। और ये जो होती है ना वो √5D होती है, और ये 2D होती है। इस प्रकार रखते हैं डायग्राम के थ्रू। लेकिन ये डायग्राम बनाना कोई ज़रूरी नहीं, आप बना भी सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इस इक्वेशन को इस प्रकार बनाया जाता है, -6e² D, फिर उसके बाद में 12e² √2D, -8e² √3D, और उसके बाद में +6e² √2D, और उसके बाद में -24e² √5D, और उसके बाद में +24e² √6D, इस प्रकार रखा जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रखें तो -e² D कॉमन ले लेंगे, तो ये 6e हो जाएगा, 6e तो आई गया 6 प्लस में, और ये प्लस का हो गया तो ये माइनस का हो जाएगा। 12 + 8 -6 + 24 और -24, ये हो जाएगा। यहाँ D कॉमन आ गया तो यहाँ √2 आ जाएगा, यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा, और यहाँ √5 आ जाएगा, और यहाँ √6 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसके द्वारा भी पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं। ये वैल्यू जब ज्ञात करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू प्राप्त होती है 1.747458, इस तरीके से एक वैल्यूज प्राप्त होती है जिसको बोला जाता है मेडुलंग स्थिरांक, जिसको बोला जाता है मेडुलंग स्थिरांक। क्या बोला जाता है? मेडुलंग स्थिरांक, जिसको A से शो किया जाता है, जिसको ये सारी वैल्यूज रखनी कोई ज़रूरी नहीं होती। अपने BE² DN लिया है, उसके द्वारा हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी उसके अकॉर्डिंग सूत्र हो जाएगा 6BE² D⁻n। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये NaCl के लिए बनाया था, NaCl हमारे पास, तो Na के लिए 7 और इसके लिए 9/2, तो 8 मान आ गया किसका? Na का। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बराबर 6BE² D⁸, इसके द्वारा पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ये इतना सब करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ के द्वारा मेडुलम स्थिरांक को काम में लिया जाता है। फिर एक शॉर्ट फॉर्मूला काम में लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करने का, 6BE² D8 से हम इसकी वैल्यूज़ ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में कोई भी आयंस उपस्थित है और उनकी स्थितिज ऊर्जा बतानी है, तो हम उसके लिए एक नई इक्वेशन काम में लेंगे।
अगर हमारे पास में कोई क्रिस्टल है और उसके अंदर आयन है और उनकी स्थितिज ऊर्जा भी बतानी है, तो उसके लिए हम इक्वेशन काम में लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर AZ1 Z2 E² अपॉन में D, सॉरी E² नहीं आएगा, प्लस यहाँ आएगा E² BE² अपॉन में DN। ये इक्वेशन काम में लेते हैं अपने, ठीक है। तो वहाँ पर हमने पीछे स्मॉल भी लिया था, यहाँ कैपिटल भी ले लेते हैं। यहाँ पर जो ए लिया है, ए क्या है, मेडुलम स्थिरांक, अभी हम करके आए हैं। ये ए जो है वो क्या है, मेडुलम स्थिरांक है। वो इतनी बड़ी वैल्यूज़ रखना कोई ज़रूरी नहीं होता, उसके स्थान पर हम शॉर्ट में मेडुलम स्थिरांक या मेडुलम कांस्टेंट ए को काम में ले लेते हैं। और B जो है वो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण गुणांक हो जाएगा। B जो है वो हो जाएगा प्रतिकर्षण गुणांक, क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण गुणांक हो जाएगा। और Z या Z1 और Z2 जो हैं वो आवेश को शो कर रहे हैं, आयनों के आवेश को शो करते हैं। तो Z का मान जो होता है हमारे पास में, जैसे CuCl है, Na2O है, या हमारे पास में MgCl2 है, या AlCl3 है, इन सभी के लिए Z का मान जो होता है वो 1 होता है। इसके अलावा MgO, TiO2 ये हमारे पास, तो इसका मान कितना होता है, 2 होता है। अभी हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी का ज्ञात करने का ये जो फॉर्मूला काम में लिया, तो वो इस प्रकार से है, और जिसमें CuCl, Na2O, MgCl2, AlCl3 के लिए Z का मान 1 होता है और इसके लिए 2 होता है। अभी थोड़ा सा ये टॉपिक बचा हुआ है, अभी वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।